बिल्कुल। आज हमारे साथ मौजूद है नंदा भाई राजपूत, जो कि क्रांतिकारी हैं, जिंदाबाद पार्टी बनाते हैं। आप सबसे पहले ये बताइए, क्यों आप अपनी पार्टी में आप जिंदाबाद रखते हैं? क्यों जिंदाबाद? तो जिंदा लोगों के लिए लड़ता है, वही आदमी जिंदाबाद करता है। कोई आदमी कह रहा है जय श्री राम, कोई कह रहा है सलाम वालेकुम, कोई कुछ कह रहा है। हम लोग कहते हैं इन चीजों से बचिएगा। राष्ट्र को मजबूत करना है तो हम एक दूसरे की, जैसे आप हैं तो मैं आपको जिंदाबाद बोल, संतोष चौहान जी जिंदाबाद, आप कहोगे नंदा भाई जी जिंदाबाद। जब हम एक दूसरे की जिंदाबाद कहेंगे तब ये देश जिंदाबाद होगा। हम एक दूसरे की जिंदाबाद, हम ये धर्म मजहब जात पात के नाम पे बांट रखा है, इसकी जगह हम एक दूसरे के नाम से जिंदाबाद कहें तब ये मुल्क जिंदाबाद रहेगा। और ये जाति धर्म के नाम पे जो बंटवारा हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं हम बचेंगे। पिछले 2 दिनों से लगातार सोशल मीडिया से लेकर हर मीडिया पे एक नाम छाया हुआ, मुख्तार अंसारी, क्या कहेंगे? भाई ये जो भी हुआ है गलत हुआ है। आपने अदालत का मजाक उड़ाया है, जो भी स्लो पॉइजन दिया है, और आप किसी को मार नहीं सकते, क्योंकि अगर कोई कानून है, संविधान है और दूसरे नंबर अदालत है, वो किसी को भी सजा दे सकती है। और जो सजा चाहे फांसी की देती, उम्र कैद की देती, हम सब स्वीकार करते। और अगर कोई इस प्रकार से धोखे से किसी की हत्या करा रहा है, चोरी से इस तरीके से काम कर रहा है, शासन प्रशासन गलत कर रहा है, तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन दोषी है, उनको जेल में डाला जाना चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन ठीक तरीके से ले जाना चाहिए, ताकि जिससे दिक्कत ना हो। सरकार कह रही वो माफिया मुख्तार अंसारी डॉन, वही विपक्ष के कुछ नेता कह रहे हैं नहीं वो मसीहा गरीबों का। देखिए, सबका अपना अपना नजरिया है। कोई आदमी, ये कानून है हमारे देश का, कोई गलत करे, चाहे बादशाह हो, राजा हो, चाहे ईश्वर ही क्यों ना उतरा है, और अगर कोई गलत काम कर रहा है, मुकदमा लग रहा है, तो एक प्रक्रिया है हमारे देश की, हमारा संविधान उससे गुजरना पड़ेगा। उसे भी गुजरना पड़ा। आपने अच्छे काम भी किए होंगे, 100 काम अच्छे किए, कर सजा तो भुगतनी पड़ेगी। तो यही हालत है मुख्तार इसमें अंसारी ने भी एक ना एक कोई ऐसा काम किया है। ऐसे मुकदमे थे जो 66, पता नहीं 64 मुकदमे थे 61 के करीब, तो कहीं ना कहीं कुछ रहे होंगे। जब इतनी बड़ी राजनीति कर रहा है आदमी, मुकदमे भी लगते हैं। हम लोग भी, हम तो कोई काम ही नहीं कर रहे, हम तो देश सेवा में काम, तो हम पे मुकदमे लग जाते हैं। हम पे ही मुकदमे लगे हैं, 25-25, 30-30 मुकदमे लगे। नन्ना भाई राजपूत किस रूप में देखते हैं, माफिया या मसीहा? देखिए, माफिया मसीहा ये तो सोच है कि ये देश का जो है हमारा मीडिया किस प्रकार से इन्हें लेता है, या देश का जो सिस्टम में जो बैठा हुआ लोग है, चाहे शासन है प्रशासन है, वो किस तरीके से क्या काम कर रहा है। क्योंकि माफियाओं से भी लोग जुड़े हुए हैं, प्रशासन के शासन के लोग, और वही प्रशासन और शासन के लोग राजनीति के चलते हत्याएं भी करा रहे हैं, देख रहे हैं। तो जिसको जो दिख रहा है, तो मगर इस वक्त जो ये जो हुई है, जो मेरा मानना है कि जिस प्रकार से स्लो पॉइजन दिया गया, और कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी ने भी उसको लेकर आवाज उठाई कि मुझे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, और बाद में उसका देख ले क्या हुआ। क्योंकि जो अतीक अहमद की जब हत्या श्री राम के नारे लगा, तो आपने देश को बताने की कोशिश करी कि हत्या ने कराई है, और ये मैसेज भी भेजा गया। ठीक है, वहीं से पता चल गया था कि अगला नंबर क्या है, मुख्तार अंसारी का। और फिर उसके बाद एक और नंबर आ गया था। किसका और नंबर आ गया? मोहम्मद आजम खान साहब का। तो भाई उनका भी है, उनके साथ भी दिक्कतें हैं ये, क्योंकि 2024 के चुनाव को देखते हुए इनका कोई विकास तो हुआ नहीं। आजम साहब तो जो है माफिया नहीं उनके सामने लगा है। नहीं, माफिया नहीं लगा है, तो उन्हें कह तो रहे भाई, इनके सारे इतने मुकदमे हैं इनके ऊपर। ये बकरी चोरी कर लेते हैं, मुर्गी चोरी कर लेते हैं, किसी की चम्मच चुरा लेते हैं, किसी की डिबिया चुरा लेते हैं, किसी की चूड़ी चुरा लेते हैं, किसी का कुछ, तो इतने ऐसे ऐसे मुकदमे इनको। अंडा चोरी कर लेते हैं मुर्गी का, और किसी गले में 100 रुपए निकाल लाते हैं। तो ये इस प्रकार के मुकदमे इनके ऊपर डाले गए। तो ये सोच लीजिए सरकार किस प्रकार से उन्हें आरोपी बना रही है, किस प्रकार से 7 साल की सजा है उनकी धर्मपत्नी को, उनके बेटे को और उनको। जिस मुकदमों में आदमी जुर्माना ठोक देता है, और वो छोटी अदालत से उन्हें सबसे ज्यादा जो बड़ी से बड़ी सजा थी वो दिलवा दी। इसका मतलब है उन्हें प्रताड़ित कर रही है सरकार। और कहीं ना कहीं जुडिशली जो जज है वो भी बिके हुए हैं, सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। और तो ये स्थिति में अगर लोकतंत्र खतरे में है, तो हमें आवाज उठानी पड़ेगी। और मैं आवाज उठा रहा हूँ कि भाई मोहम्मद आजम खान को भी सुरक्षा अच्छी देनी चाहिए। मुझे लगता है उनकी भी जान को खतरा है, और उन्हें उनके परिवार का खाना पहुंचाना चाहिए, उनके परिवार के लोग उन्हें खाना पहुंचाए, उनके घर का खाना खिलाना चाहिए। क्योंकि शासन और प्रशासन जिस प्रकार से स्लो पॉइजन दे रहा है, तो इससे अच्छे लोगों के साथ भी गलत हो सकता है। मोहम्मद आजम खान एक नेक आदमी है, वो कभी मंदिर मस्जिद की बात नहीं करते, वो बहन बेटियों की इज्जत की बात करते हैं, कभी हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते, वो इंसान की बात करते हैं। इंसानियत और इंसान बचना चाहिए, और राष्ट्र आगे होना चाहिए। उन्होंने शिक्षा की बात करी, वो कहीं ना कहीं संविधान को लेकर, संविधान के मिशन पर काम करने वाले व्यक्ति हैं। बात करें मुख्तार अंसारी की, तो सबसे अधिक चर्चा में जो आया था कृष्णानंदा हत्याकांड,
जो कृष्णानंद राय थे, विधायक थे, उनके हत्या शामिल था। और जब ये घटना हुई है, उनके परिवार के लोग सुने तो काफी खुश हुए हैं। नहीं, खुश होने का मतलब ये नहीं कि मौत हो गई तो खुश हो गए भाई। ये चीज साफ क्लियर होनी चाहिए थी कि अदालत तो उनको उसी मुकदमे में जेल काट रहे थे वो, अदालत उनको सजा देती, भले फांसी देती, तब तो होता। अब अगर किसी को मर गए हो गए तो इससे कोई मतलब नहीं। पता नहीं क्या क्या थे, कहाँ से कैसे कृष्णानंद राय में कौन कौन लोग का हाथ था। चलो इनका भी हाथ था तो और लोगों का भी होता तो उनका खुलासा होता। तो कुछ लोगों ने हो सकता है इन्हें स्लो पॉइजन दे के वो राज को भी दबा दिया गया, जो और लोग भी शामिल होंगे कृष्णानंद राय की हत्या में। तो कहीं ना कहीं उनका खुलासा होना चाहिए। पूरा विपक्ष जो है योगी सरकार पे हमलावर है कि उन्होंने इस घटना को अंजाम करवाया है। हाँ, वो तो सबको पता है, योगी नहीं कहेंगे, मगर वो कह रहे हैं भाई सब ये कह ही रहे हैं तो बस ठीक है। उन्हें तो यही तो कराना था, उन्हें ये कराना था कि हिंदू मुसलमान का दिखाना था कि मुसलमान था, ये माफिया था, ये डॉन था, फलाना था। हमने और उससे पहले वहाँ अतीक अहमद। अब जो भी कोई सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा या शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करेगा तो इनको लगता है वो मुसलमान है, मुल्ला है। कोई भी व्यक्ति, भले ही मैं आवाज उठा रहा हूँ तो मुझे क्या लगे मुल्ला है, पाकिस्तानी है, हलाला की पैदाइश है, इसकी पैदाइश। और खुद जो है ये भक्त जो है, जो अंग्रेजों की नाजायज मानसिकता की जो औलाद है, ये जो हमें हलाला की पैदाइश, ये जो मुंह काला की पैदाइश है, इनकी अम्मा मुंह काला करा करा के पैदा कराए हैं भूतनी के हरामखोर, जो देश को बर्बाद कर रहे हैं। ना देश के कानून को मानते, ना लोकतंत्र को मानते, ना संविधान को मानते, और कहते हैं 400 पार अब की बार कर देंगे खत्म। क्या देश का संविधान? देश का संविधान खत्म करने की बात करते थे। कौन लोग हैं? कौन है? आतंकी हैं, देशद्रोही हैं। देश के और जो कहते हैं हिंदू राष्ट्र, कौन आतंकवादी है भाई? जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है वो कौन लोग कर रहे हैं? अब देखो बाबा बागेश्वर है, वो आतंकवादी नहीं है तो क्या है? बाबा बागेश्वर आतंकवादी है? अरे देशद्रोही है भाई। हाँ, और क्या? हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है भाई। तू कैसे हिंदू राष्ट्र की मांग कर लेगा? ये देश भारत है, भारत राष्ट्र है, था और रहेगा। और हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है, मेरी मांग तो मैं भी आतंकवादी हूँ। कल कोई इस्लाम राष्ट्र की बात करेगा, कोई खालिस्तान राष्ट्र की, तो आतंकवादी देशद्रोही हुए ना। तो हिंदू राष्ट्र से क्या लेना? यहाँ जरूरत है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा की। योगी जी कहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त कर देंगे। कौन माफिया? खुद अपने गले गिरेबान में झांक के देखे योगी। कितने मुकदमे, दर्जनों मुकदमे थे योगी आदित्यनाथ पे, स्वयंभू बन के खुद अपने मुकदमे वापस ले लिए। और इनकी आपसी लड़ाई थी गैंगस्टरों की, चाहे वो विकास दुबे हो, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे ये हो योगी आदित्यनाथ, ये सब आपस में माफिया थे। और अपनी जान बचाने के लिए इनको मार रहे हैं योगी जी। इन्हें पता है कल हम उतर गए तो कहीं ऐसा ना हो हमें भी चटका दे कोई। तो ये अपनी आपसी लड़ाई है। जनता का इनसे कोई सरोकार नहीं है कि जनता के साथ क्या गलत करा। जनता के साथ कोई गलत नहीं करा। इनकी आपसी लड़ाई है, कब्जे, जमीनों की, पैसे की, धन की। इनकी आपसी लड़ाई, अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और जनता को मूर्ख बना रहे हैं हिंदू मुसलमान के नाम पे। अभी वहां पे जब जनाजा निकलता है मुख्तार अंसारी का, वहां पे बहुत सारी समर्थक पहुंच जाते हैं, वहां नारेबाजी उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ करते हैं। तो करेंगे ना भाई, चाहने वाले हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है, सबकी व्यक्ति की आजादी है। लगता है कि भाई हाँ, योगी जी ने मरा। डीएम ने कहा कि वीडियो रिकॉर्डिंग की ग्राफिक की गई है और सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। सबके खिलाफ डीएम तो मरवा दे गोली। ये तो इनके अभी क्या कह रहे थे उसमें, किसान आंदोलन में जलियांवाला बाग बना दो, तो इसे भी जलियांवाला सबको। तुम्हारे बाप का डीएम तेरे बाप की है क्या? करोड़ों लोग इकट्ठे हो तो गोली मरवाएगा क्या? है जो करोड़ों लोग इकट्ठे होते रोजी रोटी के लिए, रोजगार के लिए, उन्हें दिलवाना। जो बहन बेटा वहां तेरी आंखें निकलती हैं, ये धमकी दे रहा है। ये ऐसे आतंकी देशद्रोही बैठे हैं ये डीएम सीएम, इनके खिलाफ कार्रवाई। अभी क्या है, जनाजे में कौन नहीं जाएगा? अखबार में तेरे को देखने नहीं आएंगे? उनके खिलाफ मुकदमा कर देगा। कल भूतनी के है डीएम हो गया तो क्या हो गया? अबे तू कोई किसी के मातम में जा रहा है, दुख में जा रहा है, सही कौन है? तो वो खिलाफ है और नारे लगा रहे, तो क्या हो गया भाई? अभी क्या होगा? 24 का लोकसभा चुनाव आ गया, मुख्तार अंसारी का लोकसभा चुनाव से क्या संबंध होगा? भाई लोकसभा चुनाव से ये बता रहे कि मुसलमानों को मार रहे हैं, मुसलमानों का। एक बात बताओ, तुम भी समझदार हो, मैं भी समझदार हूँ, एक बात बताओ, 25-30 करोड़ मुसलमान है, इनको लेके कहाँ जाएंगे योगी? यहाँ हिंदू मुसलमान दिखा रहे और वहां क्या करा? अबू धामी में पैर छू रहे हैं उस मुल्ला के। ये मोदी जी, आप मुझे बताओ। और ये जो है बाबा बागेश्वर दीदी, अब भूतनी के तू कहता हिंदू राष्ट्र, समझे? ये ऐसे लोग हैं, पाखंडी ढोंगी। अभी बात करें दिल्ली में, मुख्यमंत्री ही गिरफ्तार होकर जेल से सरकार चला रहे हैं। कौन? केजरीवाल। भाई केजरीवाल कौन है? ये तो मुल्ला केजरीवाल है। ये है मुल्ला अरविंद केजरीवाल है। मैं उसका
संजय सिंह है, मुल्ला मनीष सिसोदिया है, मुल्ला सत्येंद्र जैन है। जो सरकार के खिलाफ, जो केंद्र सरकार के खिलाफ जो आवाज उठाएगा वो मुल्ला है, पाकिस्तानी है, देशद्रोही है, आतंकी है, वो जेल में जाएगा। नंदा राजपूत भी मुल्ला है। हाँ, ये बोल सकते हैं मुल्ला, ये कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये इनके पास कुछ भी नहीं है। अनपढ़ लोगों में पूछना चाहता हूँ, देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, अनपढ़? पढ़ा लिखा होना चाहिए। हाँ, तो ये अच्छी बात है। मुख्यमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, अनपढ़? पढ़ा लिखा होना चाहिए। हाँ, तो फिर ये सोचने की जरूरत पूरे देश के लोगों को कि जो घर से निकल गए भीख मांगने, 40 साल भीख मांगी। वो तो कहते हैं हम पढ़ के गए हैं, डिग्री दिखाते हैं। कब की डिग्री? आप मुझे बताओ, कंप्यूटर डिग्री किस जमाने में पैदा हुई है? तो सीधा ऊपर गया होगा, एलियंस लेके आए होंगे इसके लिए। ये तो खैर चमत्कार ही है। बताते हैं ना, ये मैंने कहा ना, ये तो साइको किस्म का आदमी है। ऐसे लगता है इसके कान फूंक दियो किसी ने, कहा भाई तू तो कलिंग अवतार हो गया, कलिंग आ गया। तो वो कलिंग समझ रहा है, हेलीकॉप्टर हवाई जहाज से उड़ता। 8,500 करोड़ के जैसे हवाई जहाज गिफ्ट होते हो, तो ये गरीब का परिवार का गरीब बच्चा है, जो 15-15 लाख के सूट पहनता हो, गरीब की औलाद है ये। ठीक है, पेन लगाता हो 3-3 लाख के, वो कहते हैं सबको फ्री में राशन दे रहे हैं। भाई ये भीख मांगी है इन्होंने, कभी खेती करी है क्या? और खुद कहता 40 साल है। तो जिसने भीख मांगी हो उसके बाद तजुर्बा भीख मांगने का है, इसलिए वो भिखारी बना रहा है देश के 87 करोड़ लोगों को। 4 किलो चावल और 4 किलो गेहूं लाइन में लेकर दे रहा है कि लो। और क्या कर रखा है उसने? और इनके जो उद्योगपति मित्र हैं वो क्या करते हैं भाई, 74 करोड़ रुपए एक ठुमके पे, एक महिला के ठुमके पे, रियाना डांसर के ठुमके पे उड़ा देते हैं। तो एक तरफ भुखमरी का दौर है भारत की, और इनकी महिला विकास मंत्री, महिला बाल विकास मंत्री क्या कर रही है बताओ? क्या करती है? जब मणिपुर देश के सेना के जवान की पत्नी का, तो जब सदन बुलाया जाता है इसकी बीवी को, उसको क्या दिखता है? महिला बाल विकास मंत्री को सदन में। अभी क्या होगा? 24 का लोकसभा चुनाव तारीख ऐलान हो गया है, 7 चरणों में चुनाव होने हैं, 4 जून को रिजल्ट आएगा। उस समय कौन देश का प्रधानमंत्री, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? देखिए, आपकी सोच गलत है। आपने मन में सोच रखा कि राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी, और कोई नहीं है क्या देश में? और बताइए कौन है? हाँ, कोई भी, आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, कोई तीसरा भी हो सकता है। चुनाव लड़ना पड़ेगा ना। आप लड़ रहे हैं ना? हम आप लड़ रहे हैं, अगले प्रधानमंत्री आप दावेदार हैं। बिल्कुल, पूर्वी दिल्ली से लड़ रहे हैं, हम दावेदार है। तो क्या हो गया? हम किसी गुलामी कर रहे हैं? क्रांतिकारी है भाई, इनकी तरह थोड़ी है। ईवीएम मशीन, 272 सांसदों समर्थन चाहिए। अरे 272 अकेला भी आदमी कुछ भी कर सकता है। 272 तो देंगे सांसद, हम जीत के जाएंगे तो। हाँ, ले लेंगे हमसे सांसद से। आप जीत के जाएंगे, 272 आपको सपोर्ट करेंगे। कौन कौन करेगा? सारे करेंगे। कौन पार्टी? अरे भाई, सांसद कोई पार्टी से, सांसद ही सपोर्ट करें, पार्टी आर्टी को नहीं। देखिए, सांसद आने चाहिए, पार्टी से क्या मतलब? हाँ, पार्टी से नहीं मतलब है। हाँ, मैं तो सांसद आने चाहिए, पार्टी से क्या मतलब है? लेकिन इसका तो नियम होता है, जो सबसे बड़ी पार्टी हो पहले उसको इनवाइट किया जाता है। पार्टी ये नहीं है, पहले नंबर संविधान पढ़ने की जरूरत है। ये बाद में पार्टियों को रिन्यूअल दिया गया, पहले तो यही था इंडिपेंडेंट लड़े। भारतीय लोकतंत्र तो ये कहता है सब इंडिपेंडेंट लड़े और फिर अपना नेता चुने। पर इन्होंने पार्टियां बना के पहले पार्टियों के सिस्टम को एक उखाड़ा, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां तैयार शुरू कर दी। तो ये तो कांग्रेस के शासन में शुरू हो गया था, जो आज तक लागू है। अब ये पार्टियां नहीं है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं जो व्यवसाय चलाती हैं। ये समाज सेवा के नाम पे, राजनीति के नाम पे, ये प्रोफेशनल लोग हैं, देश को बेच रहे हैं। ईवीएम के माध्यम से इस देश के जनादेश को लूट रही है भाजपा सरकार। जिंदाबाद क्रांति पार्टी, जिंदाबाद क्रांति पार्टी। नंदा सिंह राजपूत कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? हम तो भाई ज्यादा सीटों पर लड़ नहीं सकते, 2 सीटों पर लड़ेंगे, ज्यादा नहीं, 2 ही बहुत है। कौन कौन सी सीटें हैं? एक है उत्तरी पूर्वी, एक पूर्वी दिल्ली। 2 सीटें? हाँ, 2 सीटों मैं दोनों आप ही लड़ेंगे, कोई और लड़ेगा? और भी लड़ेंगे, हमारे प्रत्याशी हैं। तो हम ज्यादा उतने ही लड़ते हैं जितने हम कर सकते हैं। हमारे पास कोई हराम की दौलत नहीं, हराम का पैसा नहीं। पैदल जहां तक चलेंगे, लोगों से वोट मांगेंगे। अभी कल बात करें, 31 मार्च एक बड़ा दिन है इंडिया गठबंधन के लिए भी। इंडिया गठबंधन जहां पे दिल्ली में रैली कर रहा है, वहीं नरेंद्र मोदी मेरठ से, जहां से 2014-2019 का करते हैं, शुभारंभ करते हैं, वहीं इसका क्या कहेंगे? भाई कुछ नहीं, कहीं भी करें, इनको ईवीएम मशीन है। जब तक ईवीएम मशीन का मतलब है इलेक्शन बेईमान मशीन, इलेक्शन बर्बाद मशीन, इलेक्शन बेकार मशीन, इलेक्शन भ्रष्टाचार। हमने पहले भी कहा था कि भाई आप बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, ठप्पा पेपर से चुनाव कराओ। इनकी औकात पता चल चुका है ना, 400 पार मशीन से ही होने जा रहा है। क्या 400 पार उनका नारा चल रहा है, क्या होगा? ये हैंग कर सकते हैं ना, तो सबको पता मशीन से जीत रहे हैं। जब तक रहेगी ईवीएम मशीन, तब तक आते रहेंगे वैसी दरिंदे कमाए देश की जमीन को। हाँ, क्या होना चाहिए भाई? ईवीएम मशीन से नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ 400 पार 40 पार कर जाएं तो मैं अपना सर मुंडा लूंगा, ये बात की गारंटी है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये नंदा सिंह राजपूत हैं, जो कि बहुत ही बेबाकी के साथ मुख्तार
जो है मुख्तार अंसारी हैं, फिर उसके बाद आजम खां के भी ये कह रहे हैं कि अब अगला टारगेट अभी अतीक अहमद हुआ, अतीक अहमद के बाद मुख्तार अंसारी, फिर अगला टारगेट आजम खां हो सकते हैं। स्थिति देश के अंदर गृह युद्ध जैसी हो जाएगी अगर ईवीएम से फिर दोबारा चुन के आ गए। गृह युद्ध जैसी होगी, देश में क्रांति की जरूरत है। फिर मैं आपके एक शेर के माध्यम से कह देता हूँ कि वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं, वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो उसे खाक में मिला देती है, खाक में मिला देती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये नंदा सिंह राजपूत हैं जो कि पूरी तरीके से अपनी बात विभागी से रखे हैं। आप बताइए इनकी बातें कैसे लगती है। संतोष चौहान, सच बात लाइव।